Good afternoon, everyone. I hope all are good and all are watching the videos properly and learning the properly. In my last lecture, we started chapter number 6 with the United Nations. In that, I told you the main aim, main purpose of United Nations when it was formatted, when it was declared, and what were the objectives of the United Nations. Today we are going to learn about the organs of the United Nations. There are different organs and the agencies of United Nations which we are going to study today in this lecture. So before I start with my work, I want everybody to take out their page number 58. Okay, and even go through this page properly before you watch the video. You have to read the page properly, then only it will be more easier for you to understand it. Okay, so I'm beginning with the first organ, General Assembly. There are 6 different organs of United Nations. Organs मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट जो यूनाइटेड नेशन के लिए वर्क करते हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल असेंबली. सर ऑर्गन्स, फर्स्ट ऑर्गन है जनरल असेंबली, फर्स्ट डिपार्टमेंट है जनरल असेंबली. The General Assembly is a main body of the UN. All the member nations are represented in this assembly. सबसे मेन बॉडी, सबसे मेन डिपार्टमेंट जो कहलाता है यूएन का, वो जनरल असेंबली है. और जितने भी नेशंस उनके जो मेंबर्स हैं उनमें से एक रिप्रेजेंट करता है ये असेंबली को. ओके, जितने भी मेंबर्स, हम ये मैंने आपको लास्ट पीरियड में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि देर आर मेन 51 मेंबर्स थे जब डिक्लेयर हुआ था. उसके बाद देर आर टोटल 51 members थे. Okay, that I already told you. So these members are the representative of the General Assembly. Okay, decisions regarding issue related to the objectives of the UN are taken here. कोई भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो ये सारे जनरल असेंबली में डिस्कस होते हैं. इट्स कॉल्ड अ मीटिंग प्लेस. हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो जनरल असेंबली में सारे भी मेंबर्स है, यूएन के मेंबर्स है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनमें से जो मेन मेंबर्स है वो उसके ऊपर जो भी इश्यूज है उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं. Okay, this decisions are based on the votes of the member nations. फिर वो डिसीजन जो भी लेते हैं, जो भी उनका डिस्कस होता है, वो लास्ट में एक डिसीजन पे आते हैं. तो वो डिसीजन कैसे डिसाइड करता है? फॉर एग्जांपल, हमारे क्लास में कोई डिस्प्यूट हो गया, ओके, कोई भी प्रॉब्लम्स हो गया, तो सब लोग डिफरेंट आंसर देंगे. कोई अलग देगा, कोई अलग देगा, तो हम कोई नतीजे पे कैसे आएंगे, कोई डिसीजंस पे कैसे आएंगे? तो हम क्या करेंगे, हम क्लास में वोट करेंगे. जिसको जो भी आंसर्स देना है वो वोट पे ध्यान देंगे, और उसमें से सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे, जो आंसर्स को, जो डिसीजंस को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो डिसीजंस पास हो जाएगा. तो उसी तरह से जनरल असेंबली में भी होता है कि जो भी डिसीजंस होता है वो वोट के जरिए देते हैं. और वो वोटिंग कौन करते हैं? द मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ द यूएन. जनरल असेंबली के जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में वोट करके कोई भी डिसीजंस पे आ जाते हैं. ओके, नाउ द सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल. अब ये ग्रुप, ये बॉडी, ये डिपार्टमेंट क्या काम करती है? The Security Council has the responsibility to maintaining international peace and security. दो कंट्रीज के बीच, दो बॉर्डर्स के बीच, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी का काम करते, जो भी करता है वो है सिक्योरिटी काउंसिल. दो कोई भी डिस्प्यूट्स हो दो कंट्रीज के बीच के, दो रीजन के बीच में, तो ये पीसफुली हैंडल करना होता है सिक्योरिटी काउंसिल्स को. It comprises 15 members in all. Total 15 members होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के. 5 of these members are permanent. The permanent members are the USA, the UK, Russia, China and France. Out of this 15 members, 5 members ऐसे हैं जो परमानेंट है,
जो कभी चेंज नहीं होते, लेकिन दूसरे जो 10 मेंबर्स हैं वो एवरी ईयर या एवरी 5 इयर्स वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। तो सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट मेंबर्स कौन है? सबसे पहले यूएसए अमेरिका, देन यूके यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ये उनके परमानेंट मेंबर्स है। The Security Councils recommended peacefully settlements of the disputes between nations. दो nations के बीच में कोई भी disputes होता है, problems होता है, उसको peacefully, secure के साथ handle करना Security Council का काम रहता है। Okay? Now third, economic and social councils. The economic and the social councils of the unit deals with the economic, social and the environmental issues. इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंस इश्यूज को होता है, सोशल मतलब इंटरनली कोई इश्यूज होता है, डिस्प्यूट्स होता है, या फिर एनवायरनमेंट का, हमारे एनवायरनमेंट का कोई इश्यूज होता है, वो सारा काम कौन देखता है? यूएन में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स देखते हैं। And the other department goes. It has 54 members elected by the General Assembly for the period of 3 years each. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स में टोटल 54 मेंबर्स होते हैं, और वो 54 मेंबर्स को इलेक्ट कौन करते हैं, सिलेक्ट कौन करते हैं? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो 54 मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर्स बन जाएंगे, और वो मेंबर्स 3 इयर्स के लिए होंगे। वो 3 इयर्स वो काम करेंगे, उसके बाद वापस से जनरल असेंबली दूसरे लोगों को सिलेक्ट करेगी, और फिर वो लोग नए मेंबर्स बन जाएंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। तो जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं, दे आर फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए वो ये काम करते हैं। ओके, now the next is Trusteeships Council. In 1945, the Trusteeships Council was established to provide international supervisions for 11 trust territories. दुनिया के 11 टेरिटरीज के लिए 1945 में ट्रस्टिप काउंसिल्स एस्टैब्लिश्ड हुई थी। ओके, जो 11 टेरिटरीज में वो इंटरनेशनल सुपरविजन करती थी, उनकी देखभाल करती थी, उनकी देख रेख करती थी। These trust territories attained independence or self-government by 1994. ये ट्रस्टिप काउंसिल थी जो टेरिटरीज में काम करती थी, वो 1994 में बनाई गई थी। The council is thus no longer functional and has agreed to meet only if required by circumstances. अभी ये ट्रस्टिप काउंसिल्स है वो अभी एक्चुअल में अभी नहीं है। उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई ज़रूरत होगी, तो ये काउंसिल्स, हम ट्रस्टिप काउंसिल्स वापस से स्टैब्लिश कर लेंगे, लेकिन अभी ये ट्रस्टिप काउंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंटरनेशनल टेरिटरीज के लिए वर्क करती है, उनकी इंटरनेशनल सुपरविजन में वर्क करती है, लेकिन अभी वो एस्टैब्लिश नहीं है। जब भी उन लोगों को ज़रूरत होती है या फिर कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तब ये काउंसिल्स फिर से बन जाती है। Now next is इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस। कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? कोर्ट चाहिए। तो ये है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। यूएन का मेन जुडिशियल, यहाँ पे कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला दिया जाता है कोर्ट में, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का मेन जुडिशियल ऑर्गन है। It settles disputes between countries, give advice on the international law and safeguard human rights. ये कोई भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको सेटल डाउन करती है। इवन इंटरनेशनल लॉ, कोई भी लॉ को होती है उनको एडवाइस भी देती है, और ह्यूमन की सेफगार्ड, ह्यूमन की सेफ्टी के लिए भी वर्क करती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब लास्ट है सेक्रेटेरिएट। The Secretariat carries out the day-to-day work of the UN. UN की जितनी भी ऑर्गन्स है उनके डे-टू-डे वर्क होते हैं। ये ऑर्गन्स के जो एवरीडे का जो वर्क होता है यूएन का, यूएन की ऑर्गन्स का, ये काम करती है सेक्रेटेरिएट। It includes tens of thousands of international UN staff members. इसमें
हजारों 10,000 से ज्यादा इनके मेंबर्स है, क्योंकि यूएन पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके उनका जो काम होता है, डे टू डे वर्क होता है, वो सेक्रेटेरिएट उसको निपटाता है, उनको सॉल्व करता है। तो उनके मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा हैं। द सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। उनके हेड होते हैं, सेक्रेटेरिएट के जो हेड होते हैं उसको हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। शी इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। और सेक्रेटरी जनरल, जो भी सेक्रेटरी जनरल है, हेड है सेक्रेटेरिएट के जो हेड है सेक्रेटरी जनरल, वो या शी ही मतलब मेल हो या फीमेल हो, उसको अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली करती है। एंड फॉर 5 years टर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स। वो कितने साल तक मतलब कितने साल तक वो लोग मतलब सेक्रेटेरिएट में काम कर सकते हैं? फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो सेक्रेटेरिएट का काम है कि यूएन का जो डे टू डे वर्क है उसको सेटल करना। ओके। और उनके जो भी मेंबर्स होते हैं, उनके हेड होते हैं, और उसमें हजारों लोग हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका डे टू डे काम करती है सेक्रेटेरिएट। तो उसमें हजारों लोग काम करते हैं, और उनमें जो उनका हेड होता है उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, जिसको जनरल असेंबली ने अपॉइंट किया होता है। और वो ज्यादातर हमेशा 5 years के लिए वो अपॉइंट होते हैं। ओके, आई होप आपको ये 6 ऑर्गन्स जो मैंने आपको बताए ये आपको समझ में आ गए होंगे। जनरल असेंबली जो मेन बॉडी है, ओके, जो मेन बॉडी कहलाती है जनरल असेंबली। उसके बाद द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, और जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का वर्क करते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है और दूसरे मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसमें 54 मेंबर्स होते हैं, और वो जनरल असेंबली होती है जो उसको सिलेक्ट करती है। और वो यूएन का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स हो, सोशल मतलब इंटरनली कोई इश्यूज हो, या फिर एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट का कोई भी इश्यूज हो, ये सारी बात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स देखती है। उसके बाद है ट्रस्टिव काउंसिल्स, जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज है उसकी देखभाल करती है, उसके इंटरनेशनल सुपरविजन करती है। ओके। उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो ये कोर्ट है यूएन का जो मेन कोर्ट है, जिसमें कोई भी डिस्प्यूट सेटल्स होता है। ये कोर्ट है सबको एडवाइस देती है, इंटरनेशनल लॉ की एडवाइस देती है, और ह्यूमन के राइट्स, ह्यूमन की सेफ्टी के लिए भी वर्क करती है। और लास्ट में मैंने बात की सेक्रेटेरिएट, जो यूएन की जो जितने भी ऑर्गन्स है उसके लिए वर्क करती है, उनके इंटरनली डे टू डे वर्क होता है, ये सेक्रेटेरिएट में होता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर वर्किंग, एंड द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज अ सेक्रेटरी जनरल। और उसको कौन सिलेक्ट करता है? जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 5 years। ये आई होप आपको जितने भी ऑर्गन्स मैंने अभी आपको समझाए, जो यूएन के ऑर्गन्स है, ये सारे डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, ये सारे बॉडीज है जो यूएन में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती हैं। आई होप ये आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो भी चैप्टर का जो भी है एजेंसीज, मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। ये अगर आपको ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, चलो, I'll catch you again in the next video. Till then, bye bye.